जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था रिलेशन के बारे में, अब हमें चैप्टर की तरफ प्रोसीड करना है। तो आगे आपका टॉपिक आता है फंक्शन। देखिए रिलेशन का ही एक प्रोसीड पार्ट है फंक्शन। फंक्शन वैसे तो आपने क्लास 11th में पढ़ा ही होगा, बहुत ईजी पार्ट है। तो मैं आपको फंक्शन के लिए थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। आप में से कुछ जो भूल गए होंगे उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। देखिए फंक्शन जो है वो एक तरीके का, ये समझ लीजिए कि रिलेशन का ही पार्ट है। देखिए जरा कैसे, फंक्शन की डेफिनेशन बताता हूँ पहले आपको। ईच Each and every element of set A has unique image in set B। यहाँ पे आप दो चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए। मैंने एक तो लिखा each and every element, यानी हर एक एलिमेंट सेट A का, और एक मैंने यहाँ लिखा है यूनिक, यानी कि यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं पहले आपको समझा दूँ एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए कि आपके पास कोई सेट A है, कोई सेट A और एक सेट B है। रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल आपको देते रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि एक तरीके का ये हमारा रिलेशन है, ठीक। तो इसको फंक्शन कब कहेंगे, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये रिलेशन तो आपको जानते ही हो, एक रिलेशन को फंक्शन कब कहा जाएगा इसके लिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि ईच एलिमेंट must have an image, यानी कि हर एक एलिमेंट की एक ना एक इमेज जरूर होनी चाहिए। यानी कि जितने भी सेट ए के जो फर्स्ट कंपोनेंट है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी की इमेज होनी चाहिए, यानी इन सभी की इमेज आगे होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी खाली रह गया तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। पहली बात क्लियर हो गई आप लोगों को। दूसरी बात की तरफ पढ़ता हूं। दूसरी बात हमसे कहती है कि each element of component A या component 1 has unique image in set B या second component। यानी कि इसकी जो इमेजेस हैं वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब क्या कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। मतलब ये कि 1 की इमेज मान लीजिए 5 है, अगर मैं बोलूँ कि 1 की इमेज 6 भी है तो ये फंक्शन नहीं कहला पाएगा। दो बातें आपको समझ में आ गई कि एक रिलेशन को हम फंक्शन कब बोल सकते हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट कंपोनेंट के उन सभी की इमेज होनी चाहिए। पहली बात क्लियर। दूसरी बात ये कि जो आप एलिमेंट्स की इमेज बना रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट की दो इमेज हो जाएंगी। ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। तो अब हमें यहाँ पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए वैसे तो आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े हुए हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, बट यहाँ हमें वो सब नहीं पढ़ना है, वो हम क्लास 11 में पढ़ ही चुके हैं। हमें यहाँ पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। मैपिंग के हिसाब से जो फंक्शन को डिवाइड किया गया उसको हमें पढ़ना है। अब वो किस बेसिस पे डिवाइड किया गया वो जरूर देखते हैं। देखिए मैपिंग का मतलब आप लोग समझते हो, एरो डायग्राम जो हम बनाते हैं रिलेशन फंक्शन में वही मैपिंग कहलाती है। उसके बेसिस पे जो फंक्शन को डिवाइड किया गया उसका सबसे पहला पार्ट है 1-1 फंक्शन। इस फंक्शन का जैसा नाम वैसा काम। कहने का मतलब ये कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि 1-1 फंक्शन है। 1-1 मतलब 1 और 1, इसका कोई मीनिंग समझ में आ रहा है हम लोगों को, हाँ, कि फंक्शन किस टाइप का होने वाला है। 1-1 फंक्शन कब कहलाता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। पहले डेफिनेशन लगाता हूँ। ए फंक्शन एफ से फंक्शन को प्रेजेंट किया है फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए और बी दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ए फंक्शन एफ ए टू बी
is said to be one if different element of A has different image in B। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई A सेट है और एक B सेट है, एक सेट हमारा B है, अगर इसका यूनिक एलिमेंट से ही इमेज बना रहा है, यानी कि इसका एक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से इमेज बना रहा है, इसका एक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से इमेज बना रहा है, तो उसको बोलते हैं वन का मतलब वन का ही मतलब वन एलिमेंट की वन ही इमेज होगी, इसको बोलते हैं वन फंक्शन। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि f फंक्शन है और फ्रॉम a टू b, और मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू मान लीजिए 2x। ये फंक्शन डिफाइन किया है मैंने, ठीक। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसको फंक्शन को मैं पहले तो इसको एरो डायग्राम से बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिएगा जरा, ठीक। इतने समझ में आया आप लोगों को? देखिए अब बात करते हैं इस फंक्शन की मैपिंग करते हैं जरा। वन का ट्वाइस, यहाँ लिखा y इक्वल टू 2x, ये फंक्शन है f ऑफ x, क्या किस तरीके से फंक्शन है 2x का, ये ऐसा फंक्शन बनना है f(x) इक्वल टू 2x, यानी कि इसको कह सकते हैं y इक्वल टू 2x, ये x है और ये y, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी 1 से मैपिंग हुई 2 की तरफ। अगर 2 रखता हूँ तो 4, 3 रखता हूँ तो 6, 4 रखता हूँ तो 8, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसा नहीं हो पा रहा, देखो या तो ये हो सकता था कि इस तरीके से बन जाए, ये जो 2 है वो इस तरीके से हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं वन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको वन फंक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज, एक एलिमेंट की एक ही इमेज, इस फंक्शन को कहा जाता है बेटा वन फंक्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक फंक्शन और पढ़ेंगे जिसका नाम है मैनी वन फंक्शन। जैसे वो आप समझ लेंगे आपको वन फंक्शन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अब मैनी वन फंक्शन। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया था कि वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। वन फंक्शन को क्या कहा जाता है? इंजेक्टिव फंक्शन। तो बात करते हैं मैनी वन फंक्शन की। अब मैनी वन फंक्शन नाम से मालूम पड़ रहा है कि 2 की एक इमेज। अभी समझाते हैं, देखो जरा ध्यान से। एक मैनी वन फंक्शन को मैनी वन फंक्शन क्या होता है इसको समझने की जरा डेफिनेशन देखिए। ठीक है, ए फंक्शन is said to be many one if two different element in set A has unique image, has same image कह सकते हैं in set B। समझ में आएगा आप लोगों को कि सेट ए है, एक सेट बी है। मान लीजिए कि किसी भी, ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए किसी भी 2 एलिमेंट्स की अगर सेम इमेज हो जाती है, ठीक है, अगर किसी भी 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाती है तो हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा आप लोगों को? इतना क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए जरा ध्यान से। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। चलो इसको देखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे भी कह सकते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब जरा फंक्शन की मैपिंग करते हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, -2 -1 0 1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जरा, मैंने कहा ये क्या हमारा x है और ये हमारा y, और फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ हमने एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मान लीजिए हमने x की वैल्यू सबसे पहले रखी -2, देखते हैं जरा, -2 रखा है यहाँ पे, तो y के लिए कितनी आ जाएगी, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि -2 की मैपिंग हो गई 4 के साथ, -2 का इमेज क्या बन गई, -2 की इमेज 4। अब मैं बात करता हूँ -1 की, -1 की इमेज बनाओ जरा, -1 का क्या होगा, -1 का स्क्वायर, यस 1 होता है, ठीक है। एक 0 वाला एलिमेंट लिख लेते हैं 0। अब मैंने कहा 0 की तो 0 ही होगी, मैंने कहा 1 की तो 1 की फिर से 1, यानी 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या होता है 1, यानी कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई। सिमिलरली 2 के लिए देखिए जरा, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी -2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं इसको, ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। एक छोटी सी बात आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। देखिए 1 और मैनी वन को समझने के लिए एक छोटी सी बात, एक छोटी सी ट्रिक। देखिए ये आपने साइन, मैथमेटिकल साइन पढ़े होंगे, मैं अपने पास से आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आपने ये पढ़े होंगे इज इक्वल्स टू मोर देन और लेस देन, ये साइन तो आपने पढ़े ही होंगे। इज इक्वल्स टू को ध्यान से देखिए जरा, ये ऐसा लग रहा है कुछ इस तरीके से, हम 1 का जो केस कर रहे थे 1 यानी इसको बोलते हैं 1 यानी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज, दूसरे एलिमेंट की दूसरी इमेज। समझ में आ रही है बात, देखिए इसको देखिए जरा, ये कैसा है, इसको बोलते हैं मोर देन में क्या होगा, देखो ये दो एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट की सेम इमेज, यानी इसको बोलते हैं मैनी वन। समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको देखिए जरा, यानी एक एलिमेंट की दो इमेज, क्या पॉसिबल है, नो, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आ गया आपको, अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं वन फंक्शन, क्या बोलते हैं उसको, वन फंक्शन। अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन, और ऐसा होता है तो नॉट अ फंक्शन, यानी फंक्शन ही नहीं है। समझ में आप लोगों को, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो आप लोगों को मैनी वन और वन फंक्शन अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ, जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन या फिर सर्जेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको समझिए जरा, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए ऑन टू का मतलब होता है कि जो सेकंड कंपोनेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज हो। समझ रहे हो बात को, यानी कि जितने भी इस सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स जो हैं वो किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई खाली बैठा है। समझो जरा बात को, देखो ऑन टू फंक्शन, किसी भी फंक्शन को ऑन टू कब कहा जाता है, इफ एनी फंक्शन is said to be onto function if every element of set B, यानी कि जो सेकेंड कंपोनेंट है, if every element of set B is the image of some element in set A। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कि कोई सेट ए है, एक सेट बी है, यहाँ ये एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ रखे हुए एलिमेंट्स। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स, मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे बी के अंदर, वो सभी के सभी किसी ना किसी की इमेज हों, ऐसा नहीं है कि खाली रह गए यहाँ पे, तो हम इसको ऑन टू नहीं कहेंगे, फिर
अगर एक भी यहाँ पे खाली रह जाता है तो क्या कहेंगे, हम उसको ऑन टू नहीं कह सकते। ऑन टू कब कहलाएगा, सिर्फ जब सभी एलिमेंट्स कैसे हों, सब किसी ना किसी की इमेज हों। कहने का डायरेक्ट मीन ये है कि अगर जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए। समझ में आई बात? यानी जो रेंज है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी कोडोमेन के बराबर। कोडोमेन तो जानते हैं आप लोग, सभी एलिमेंट्स होते हैं उसको कोडोमेन कहते हैं। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए जरा। मैंने एक सेट मान लिया ए और एक सेट मान लिया मैंने बी। ठीक, यहाँ में लिखा -2 -1 1 और 2। ठीक है, ये मैंने एलिमेंट्स लिखे और मैंने फंक्शन को डिफाइन किया f फ्रॉम a टू b। किस तरीके से डिफाइन किया, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ मैंने ले लिया 4 और 1। ठीक है, ऐसे लिखते हैं 1 और 4। अब ध्यान से देखो, -2 को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा, सिंपल सी बात है 4 होता है। -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 होगा और 2 का करता हूँ तो 4 होगा। जी हाँ, ये मैनी वन भी है, मना नहीं करेंगे, मैनी वन फंक्शन भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स सेट बी के अंदर थे वो सभी किसी ना किसी की इमेज बन चुके हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी लोगों को? जल्दी से कॉपी करिए। देखिए साहब, अब हमें पढ़ना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं और बाइजेक्शन क्या कहलाता है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, एक फंक्शन तब बाइजेक्टिव होता है जब, कब होगा, जब और जब कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यानी कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है और उसी के साथ साथ ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको दूसरी लैंग्वेज में समझे तो अगर वो इंजेक्टिव है और साथ में सर्जेक्टिव है तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन। उसी फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मैंने एक फंक्शन f फ्रॉम a टू b सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये फंक्शन मान लिया मैंने। एक सेट मैंने a लिया 5 नेचुरल नंबर का और एक मैंने सेट b लिया इवन नंबर का अप टू 10, 2 4 6 8 10। और फंक्शन क्या है हमारा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलिए इसकी मैपिंग करते हैं जरा। देखिए अगर मैं 1 लेता हूँ, अगर x की वैल्यू 1 लगाता हूँ 2x होगा। अगर x की वैल्यू 1 लगाता हूँ तो क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 लगाता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। 3 के बदले 6, 4 का 8, 5 का 10। ध्यान से देखिए जरा, क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन कौन सा होता था, एक एलिमेंट एक ही, यानी एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, यानी यूनिक इमेज हो। 1 की 2 है, 2 की 4, 3 की 6, यानी हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। क्लियर? दूसरी बात, वो ऑन टू कब, ऑन टू कैसे होगा ये, क्योंकि सेट बी के अंदर सारे एलिमेंट्स जो बैठे हुए हैं सेट बी के अंदर वो सभी किसी न किसी के इमेज हैं, वो सब किसी न किसी के इमेज हैं। तो देखो ये 1 1 भी है, 1 1 है बेटा ये, हाँ 1 1 है और ऑन टू है। यानी अगर ये 1 1 भी है ऑन टू भी है तो फंक्शन इनडायरेक्टली कैसा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आ गया आप लोगों को? इसी को कहते हैं बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके एग्जांपल्स और देखेंगे हम लोग अभी आगे। आप लोग पहले इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
ठीक है। और एनसीईआरटी में बहुत सारे इसी के बेसिस पे एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। अपन क्वेश्चन को करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं कॉपी पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए अभी हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा, उसके बाद हमें पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि दो फंक्शन को कंबाइन करना। कंबाइन करने का मतलब ये नहीं कि उन दोनों को हम प्लस कर देंगे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। कंपोजिशन का मतलब उनको हमें कंबाइन करना पड़ेगा डिफरेंट वे में। देखो समझो जरा कैसे है। मान लीजिए कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है फ्रॉम ए टू बी, मैंने मान लिया फंक्शन सपोज एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक और फंक्शन मैंने मान लिया, दो फंक्शन चाहिए यहाँ पे। एक फंक्शन मैंने मान लिया जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए बी टू सी सच डैट जी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है। ये दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन हो गया कॉस एक्स। अब हमें इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करना। अब कंबाइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, एक तो होगा फॉग और एक होगा गॉफ। फॉग ऑफ एक्स और गॉफ ऑफ एक्स। ध्यान से समझिएगा जरा, ये फॉग क्या है, फॉग बहुत चल रहा है। ये फॉग यहाँ इसका मतलब है फंक्शन ऑफ जी एक्स, यानी फंक्शन किसका, जी एक्स की फॉर्म में फंक्शन। और यहाँ इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ एफ एक्स यहाँ है फंक्शन ऑफ जी एक्स। ध्यान से समझिएगा जरा एक बात को। देखिए मैंने यहाँ लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एफ ऑफ वाई तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। सपोज करिए अगर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ जी एक्स, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, जी ऑफ एक्स, यानी जो ब्रैकेट के अंदर है उसका स्क्वायर। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे एक्स था तो उसका एक्स का स्क्वायर कर दिया, यहाँ टी था तो टी का स्क्वायर कर दिया, वाई तो वाई का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कौन है, जी एक्स है, तो जी एक्स का स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को। अब जरा देखिए जी एक्स का मतलब क्या है, जी एक्स में कितना लगा हुआ है, कॉस एक्स, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इसका स्क्वायर, यानी क्या लिख दूंगा मैं, कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल सी बात क्या हो गई कि फॉग ऑफ एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर एक्स। यानी मैंने क्या किया, दो फंक्शन को कंबाइन करके यहाँ लिख दिया। समझ में आ गया आप लोगों को, सिंपल है बहुत। ऐसे इसको देखते हैं जरा, जी ऑफ एक्स यानी जी ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अब जरा देखिए जरा कैसे होता है इसको। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था कि अगर जी एक्स कॉस एक्स है तो जी टी क्या होगा, कॉस टी हो जाएगा, सिंपल सी बात। जी एम क्या हो जाएगा, कॉस एम हो जाएगा। भाई जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, मतलब जो डोमेन होती है उसको यहाँ लिख देते हैं। अब मान लीजिए मैंने लिखा जी ऑफ एफ एक्स, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ एफ एक्स, सिंपल। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही एक्स स्क्वायर, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ एफ एक्स के बदले एक्स स्क्वायर, यानी कि गॉफ का मतलब क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे दो फंक्शन को कंबाइन करके लिख दिया। समझ में आ गया सभी लोगों को, बहुत सिंपल है ये। भाई फॉग आपने निकाल लिया कॉस स्क्वायर एक्स, और गॉफ आपने निकाल लिया कॉस एक्स स्क्वायर। दो डिफरेंट चीजें हैं, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स का स्क्वायर। दो आप लोग जानते होंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर दो अलग अलग फंक्शन है। इतना समझ में आया आप लोगों को। इसको कॉपी करिए जल्दी से। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। देखिए इतना तो समझ में आएगा होगा। अब इसका एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए जल्दी से, इसको पॉज करके। हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x सपोज, ठीक है। और हमने एक फंक्शन लिया g फ्रॉम b टू c सच दैट g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करते हैं, इनका कंपोजिशन निकालते हैं, g ऑफ x, गॉफ निकालते हैं, ठीक है। तो गॉफ x का मतलब क्या होता है, g ऑफ एफ एक्स। अब जैसे कि हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स 2x है, जी ऑफ एक्स x प्लस 5 है। तो अब जी एक्स 2x x प्लस 5 है तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, भाई जी ऑफ एक्स कितना है, x प्लस 5।
तो g ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस 5। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 5। चलिए अब जरा देखिए कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 2x, यानी फंक्शन क्या हो गया 2x प्लस 5। अब क्या करते हैं हम लोग, इस ये जो हमने फंक्शन अभी समझा है, ये जो गॉफ निकाला है, इस फंक्शन को एरो डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए एक सेट मैंने ए लिया, एक सेट लिया मैंने बी और एक सेट लिया मैंने सी। ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, फंक्शन जो f था वो कहाँ से कहाँ था, a से b तक, और फंक्शन क्या था 2x। देखिए जरा, 1 का मैंने लिया, मैंने 2 4 6 8, तो 1 का क्या होगा, 1 का 2 के साथ 2 4 3 का 6 4 का 8। क्लियर हो रहा है ना? अब जरा देखिए कि b टू c क्या था, b से c फंक्शन क्या लिया था मैंने g, और वो किस तरीके से था, x प्लस 5, यानी कि 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, 4 का 9, 6 का 11, 8 का, यानी कि 2 के साथ हमने किया तो क्या हो गया 7, 4 के साथ 9, 6 के साथ 11 और 8 के साथ 13। कितना समझ में आया आपको? यानी कि हमने क्या किया, पहले a से b फंक्शन निकाला, फिर b से c फंक्शन निकाला। एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो a फंक्शन है वो डोमेन है, और f फंक्शन के लिए, यानी इस फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ मैं भी, ये डोमेन है और ये इसका कोडोमेन या फिर रेंज है। अब अगर मैं इस फंक्शन के लिए बात करता हूँ तो ये क्या कहलाएगी, फिर इसको बोलेंगे डोमेन, यानी इस वक्त ये डोमेन का काम कर रही है, यानी कि जो फंक्शन f की जो कोडोमेन है वो g के लिए डोमेन का काम कर रही है, और ये इसकी रेंज। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई ऐसा भी तो फंक्शन होता होगा जो डायरेक्टली a से c, भाई अगर हमने निकाला कि 1 से 2, फिर 2 से 7 जा रहा है, 2 से 4, 4 से 9 जा रहा है, कोई ऐसा भी तो फंक्शन होगा जो डायरेक्टली 1 से 7 रिप्रेजेंट कर सके, जो कि 1 रखने से जिसकी इमेज 7 बन सके, 2 रखने से जिसकी इमेज 9 बन सके। यही तो है वो फंक्शन, यही है GOF, यही वो फंक्शन है बेटा। GOF वही फंक्शन है। ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं x के बदले 1 रखता हूँ, ये जो GOF ऑफ जो x है, इसमें मैं x के बदले 1 रखता हूँ तो क्या होगा 2 × 1 + 5, यानी 1 से डायरेक्टली क्या हो रहा है 7। अब अगर मैं रखता हूँ 2, तो 2 × 4 + 5 डायरेक्टली 9। अब रखता हूँ यहाँ पे 3, तो 2 3 6 + 5 क्या हो गया 11। समझ में आ रहा आप लोगों को? यानी कि ये जो GOF हमने निकाला है वो कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम A to C। इतना आपको क्लियर हो गया? यानी इस केस में डोमेन क्या हो गई, ये सेट A जो है वो क्या है डोमेन, और सेट C क्या है यहाँ पे रेंज। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट? जल्दी से उसको कॉपी कर लीजिए। चलिए तो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इनवर्टिबल फंक्शन। देखिए क्लास 12th का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रिलेशन फंक्शन का तो खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लास 12th के एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो इस जो टॉपिक में आपको समझाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इनवर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब होता है जो ऐसा फंक्शन जिसका हम इन्वर्स निकाल सकें, एक ऐसा फंक्शन जिसको हम उल्टा कर सकें। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है फ्रॉम A to B, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f इनवर्स फ्रॉम B to A। यानी कि अगर कोई फंक्शन a से b है तो अगर हम उसका b से a फंक्शन निकालते हैं, यानी कि उसका फंक्शन ने क्या किया b से a उसका रिवर्स कर दिया, तो उसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, और इस टॉपिक को कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। यानी इस फंक्शन को क्या हम कहेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। अब देखिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे प्रूफ किया जाता है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्स होगा या नहीं होगा, इन्वर्टिबल कोई फंक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे प्रूफ करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए
ठीक है, ये एक फंक्शन है ए से बी, ठीक, ए से बी हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है, इसे प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। दो कंडीशन क्या क्या है वो, देखिए पहली कंडीशन तो ये कि जो फंक्शन को आप इन्वर्स प्रूफ करना चाहते हैं, जिसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो उस फंक्शन का वो फंक्शन वन वन फंक्शन होना चाहिए। जिस फंक्शन को आप इन्वर्टिबल प्रूफ करना चाहते हैं, वो पहली बात वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, वन वन फंक्शन होना चाहिए। दूसरी बात वो फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। यानी अगर कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी हम उसको इन्वर्टिबल प्रूफ कर सकते हैं। यानी इन्वर्स प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूफ करना पड़ेगा और साथ के साथ उसको ऑन टू भी प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हमने ये दोनों काम कर लिए तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है और उसके बाद फिर हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और फंक्शन किस तरीके से है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस 3। मैंने एक रेसिप्रोकल फंक्शन लिया है, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको वन वन प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपना काम करता हूँ, प्रूविंग इट वन वन। वन वन कैसे करते हैं, देखिए एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा, अगर आप किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूफ करना चाहते हैं तो f ऑफ x1 यानी f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इम्प्लाइज दैट कि x1 x2 के बराबर होना चाहिए, तो वो फंक्शन वन वन कहलाता है। मैंने आपको जैसे कि पहले टॉपिक में समझाया था कि कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है, जब किसी भी एलिमेंट जो कि सेट ए में है उसकी सिंगल इमेज होनी चाहिए, एक इमेज हो, ठीक है, या फिर बी सेट जो है, जो बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उसकी सिर्फ एक ही प्री इमेज हो, कोई भी दो प्री इमेज नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। यानी अगर आपने फंक्शन x1 फंक्शन x2 के बराबर है और अगर x1 x2 के बराबर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन वन वन है। देखिए कैसे इसको करते हैं, मान लीजिए मैंने fx लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे fx1 निकालना है, तो fx1 कितना होगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। सिमिलरली fx2 क्या होगा, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब बोला गया है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल क्या लिखेंगे, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 एंड प्लस 6। नाउ वी कैन कैंसिल आउट 6 फ्रॉम बोथ साइड, x1 x2 कैंसिल आउट हो सकता है, बचा क्या माइनस 3x1 और माइनस 2x1, दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, माइनस 3x1 माइनस प्लस का 2x1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस का 2x2। नाउ माइनस 3x1 और प्लस 2x1 क्या होगा, माइनस का x1 और ये हो जाएगा माइनस का x2, कैंसिल आउट माइनस फ्रॉम बोथ साइड, सो वी गेट x1 इज इक्वल टू x2। यही हमने बोला था कि अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं किसी भी फंक्शन को वन वन, तो क्या करना होगा, हमें उस फंक्शन को x1 x2 के बराबर रखना, यानी फंक्शन अगर बराबर है तो x1 x2 बराबर होना चाहिए, देयरफॉर इट इज वन वन फंक्शन। समझ में आया आप लोगों को, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ ऑन टू फंक्शन। चलिए तो अब हम इस फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करते हैं। देखिए ऑन टू का मतलब आप लोग जानते हैं कि सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की वो सभी किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए, यानी उन सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। अगर कोई एलिमेंट यहाँ खाली रह जाता है तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लिया लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स। मैंने बोल दिया कि जो फंक्शन है, मतलब फंक्शन का जो सेट b है उसका y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी कोडोमेन है उसकी रेंज के बराबर है, ये मैंने मान लिया है। ठीक, और हम जानते हैं कि एफ एक्स कितना है, x माइनस टू, तो उसको लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये फंक्शन y की फॉर्म में है, मुझे क्या करना है, इसको x की फॉर्म में निकालना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, यहाँ से x इधर ले गया तो y एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू, यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, y माइनस वन इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू। x के लिए आ गई अपने पास थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू a, यानी सभी जितनी भी b के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की कोई ना कोई प्री इमेज है। इसको आगे और प्रूफ करते हैं। देखिए अब क्या होगा कि हमने x की वैल्यू निकाली है, से हमें निकालनी है f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब क्या है, f ऑफ x की फॉर्म में कोई फंक्शन, तो f ऑफ x का मतलब f x की वैल्यू ये रखी अपने पास थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। ठीक है, अब देखो अगर एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ दिस क्या होगा, इस वैल्यू को एक्स की जगह लगा, यानी जितनी भी ये वैल्यू हैं उन सभी को एक्स की जगह पुट करते देंगे। ध्यान से देखिएगा जरा, इस वैल्यू को एक्स की जगह पुट करना मुझे, तो देखो थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स के बदले लगा रहा हूँ थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन minus 3. Now taking LCM 3y minus 2 minus मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू इंटू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन, फिर मैंने LCM ले लिया तो क्या हुआ, थ्री वाई माइनस टू एज इट इज लिखा रहेगा माइनस थ्री इंटू वाई माइनस वन। नाउ सॉल्विंग, देखिए वाई माइनस वन से वाई माइनस वन कैंसिल कर सकता हूँ, बचा क्या थ्री वाई माइनस टू वाई प्लस का टू अपॉन थ्री वाई माइनस थ्री वाई प्लस का थ्री। देखिए यहाँ से मैं माइनस टू से प्लस टू कैंसिल कर सकता हूँ और थ्री वाई से माइनस थ्री वाई कैंसिल कर सकता हूँ, बचा क्या थ्री वाई माइनस टू वाई यानी कि वाई और माइनस टू प्लस थ्री कितना हो गया वन, कुल मिला के बाद क्या आ गया वाई। यही तो हमें प्रूफ करना था भाई, यही तो हमें प्रूफ करना था, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई हमने माना था और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया बेटा, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है। देखिए हमने अभी क्या किया, उस फंक्शन का वन वन, पहले उस फंक्शन को हमने वन वन प्रूफ किया और दूसरी बात हमने उसको ऑन टू प्रूफ किया। जब हमने ये दोनों काम कर लिए तो हम क्या करेंगे कि ये फंक्शन कैसा हो गया, इन्वर्टेबल फंक्शन। अब इन्वर्टेबल फंक्शन तुमने फाइंड कर लिया, अब हमें करना है कि इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, यानी एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये जो आपने निकाल के रखा था ना, एक्स की जो वैल्यू निकाली थी यही इनवर्स है, यानी क्या हो गया थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। इस y को मैंने x की फॉर्म में लिख दिया, दिस इज द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। यानी कि ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट? देखिए हमने क्या किया है, किसी भी फंक्शन को, दोबारा समझाता हूँ, किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि उस फंक्शन को हमें वन वन प्रूफ करना है। वन वन प्रूफ करने के बाद उस फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना है। जैसे ही ये दो बातें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, इन्वर्टेबल हो जाता है, और जो एक्स की वैल्यू हम यहाँ निकाल के रखते हैं वही उसका इन्वर्स होता है। ये हमारा इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज है पूरी की पूरी, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। और जिसके मन में जो भी डाउट आते हैं वो मुझसे ज़रूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपका वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का, ताकि मैं आपके जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन बता सकूँ। थैंक यू।